बायो अवेलेबिलिटी इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपका स्वागत है। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स होता है कि हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम होती है और हमारी जो टारगेट साइट होती है वहाँ पर जाकर इस ड्रग की, मैं कहता हूँ ये मेरा हार्ट है और हार्ट पर मैंने 100 mg ड्रग मैंने ओरल रूट से ली है और ये ड्रग जाकर यहाँ पर यदि 70% बायो अवेलेबल होती है यानी 70% जो है वहाँ जाकर प्रोवाइड होगी तो ये बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी। यानी बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म। यानी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हमने 100 mg ड्रग दी है, 100 mg ड्रग देने के बाद ये ओरल रूट से यहाँ स्टोमच में आएगी और स्टोमच से या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होगी और इस तरह से ड्रग का यहाँ 100 mg देने के बाद इंटेस्टाइन से डिग्रेड हो सकती है। जैसे मैं कहूँ 10% डिग्रेड हुई, लीवर में जाने के बाद 10% डिग्रेड हुई या पोर्टल वेन में डिग्रेड हुई, तो यहाँ पर जो ड्रग की उपलब्धता हुई है उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। यानी टारगेट साइट पर हमने जो ड्रग इसको 100 mg दी है वो रास्ते में जो ड्रग डिग्रेड हुई है उसके डिग्रेड होने के बाद बची हुई मात्रा बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। यहाँ लिखा था एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि हमने 100 mg ड्रग दी और 100 mg ड्रग देने के बाद टारगेट साइट पर जो ड्रग जितनी पहुंची है वही क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ ड्रग। यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस रेट से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ है और यहाँ साइट पर जो है कितनी ड्रग प्रोवाइड हुई है वो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। और बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको बायो अवेलेबिलिटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैं कोई ड्रग है उसको ओरल रूट से देता हूँ, पेरेंटल रूट से देता हूँ, रेक्टल रूट से देता हूँ, टॉपिकल देता हूँ, तो इन सब की बायो अवेलेबिलिटी में डिफरेंस होता है और सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी पेरेंटल रूट से होती है क्योंकि आपने पेरेंटल रूट से यदि किसी ड्रग को हैंड में इंजेक्ट किया है तो यहाँ से ड्रग जाने के बाद वो जो है ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, लीवर को बाईपास कर देगी, लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होगा। यानी इस ड्रग का कंप्लीटली जो है वो बायो अवेलेबल कितना होगा, 100% होगा। इस वजह से यहाँ पेरेंटल रूट से ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होती हैं और इससे कम ओरल रूट में और ओरल रूट से कम जो है बायो अवेलेबिलिटी रेक्टल रूट से होती है और रेक्टल रूट से कम टॉपिकल रूट में सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी होती हैं। इसको आप PORT पोर्ट के नाम से भी याद कर सकते हैं। PORT पोर्ट, जैसे हम सिम को पोर्ट करवाते हैं, इस वर्ड से भी आपको याद कर सकते हैं इसको। पेरेंटल, ओरल, रेक्टल और टॉपिकल, इसके अकॉर्डिंग जो है बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट करती हैं। फिर है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स जैसे एक्सिपिएंट्स है, डिजिंटीग्रेशन टाइम है, डिसोल्यूशन टाइम है, ये सब यहाँ बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक्सिपिएंट्स का मतलब है जैसे हमने कोई एक्सिपिएंट ऐड किया और एक्सिपिएंट ऐड करने के बाद बायो अवेलेबिलिटी यदि बढ़ती है तो उस एक्सिपिएंट को हम डालेंगे और यदि इसकी बायो अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की घटती है तो उस एक्सिपिएंट को हमें यहाँ से चेंज करना होगा और अदर जो है एक्सिपिएंट ऐड करना होगा। इसी तरह डिजिंटीग्रेशन टाइम, यानी डिजिंटीग्रेशन टाइम जो है उसको बायो अवेलेबिलिटी को जो है डिजिंटीग्रेशन टाइम भी अफेक्ट करता है। जिस टैबलेट का डिजिंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होगा तो वो धीरे धीरे डिजिंटीग्रेट होगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती हैं। और डिसोल्यूशन टाइम, कोई भी ड्रग हम ओरल रूट से दे रहे हैं, देने के बाद वो ड्रग स्टोमच यानी यहाँ आएगी, उस टैबलेट के टुकड़े टुकड़े होंगे, डिजिंटीग्रेट होंगी, फिर वो सॉल्यूशन में आएगी और सॉल्यूशन में आने के बाद उस ड्रग का स्टोमच या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा, फिर लीवर में आएगी और फिर अपनी टारगेट साइट जो भी लीवर, किडनी जो भी है वहाँ पे वो ड्रग जाएगी। और फार्मास्यूटिकल फैक्टर में जो है एक्सिपिएंट्स, डिजिंटीग्रेशन टाइम और डिसोल्यूशन टाइम, ये सब अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स जैसे एज भी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। जैसे एक पेशेंट मैं कहूँ 16 ईयर्स का है, एक पेशेंट 14 ईयर्स का है, इसका किसी भी कारण से यदि लीवर डैमेज है और या ज़्यादा एज होने की वजह से अदर कोई भी ऑर्गन्स में डिफेक्ट है जिससे उस ड्रग का
जो है मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन या एब्जॉर्प्शन जो है कम होता है, तो यहाँ दोनों की एज की वजह से बायो अवेलेबिलिटी में जो है वो वेरिएशन आएगा। और जीआईटी मोटिलिटी जो है उसकी अकॉर्डिंग ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती हैं। लीवर फंक्शन, वहाँ भी बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती हैं, क्योंकि हमने बताया कि जब भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती हैं तो ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा आता है। और हमने ये भी बताया आपको कि लीवर में माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कुछ ड्रग एंजाइम को इंड्यूस करती हैं और कुछ एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। जो ड्रग एंजाइम को इंड्यूस करती हैं वहाँ उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से वो ड्रग इनएक्टिव स्टेट में चली जाए तो वहाँ उस ड्रग का इफेक्ट क्या आएगा, कम आएगा। इस वजह से यहाँ जो है लीवर फंक्शन और माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो भी बायो अवेलेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को जो है वो दिक्कत करेंगे। और यहाँ है डिजीज स्टेट, जो है डिजीज़ क्या है पेशेंट को, उसकी स्टेट पर भी जो है बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में है सोल्युबिलिटी, किस ड्रग की सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती। पीकेए वैल्यू ये भी अफेक्ट करेगी। हमने आपको बताया था कि यहाँ स्टोमच में पीएच और इंटेस्टाइन की पीएच सब ड्रग के लिए सेम होती हैं, लेकिन सभी ड्रग की पीकेए वैल्यू अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से किसी ड्रग का आयनाइजिंग होना और अनआयनाइजिंग होना वो अलग अलग होता है। किसी ड्रग का आयनाइजिंग यदि ज़्यादा हो तो वो ड्रग वाटर सोल्यूबल होकर यूरिन से पास आउट हो जाएगी, और किसी ड्रग का यदि अनआयनाइज स्टेट में ज़्यादा रहे तो यहाँ से ये ड्रग एब्जॉर्ब होकर अपनी टारगेट साइट पर पहुँच जाएगी। तो ये पीकेए वैल्यू जो है वो इसको अफेक्ट करता है। ड्रग की स्टेबिलिटी और पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो भी यहाँ बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे ऑयल है और वाटर है, और इसके अंदर हमने किसी ड्रग को डिजोल्व किया है, और यहाँ इनकी जो अफिनिटी है वो कितनी है, वो भी यहाँ बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल डोसेज फॉरम ए न्यू ड्रग। डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल डोसेज फॉरम ए न्यू ड्रग, कोई भी न्यू ड्रग हम जो है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ हमें इसको बायो अवेलेबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इसकी इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करती हैं, इसलिए बायो अवेलेबिलिटी जो है उसमें न्यू ड्रग का हमें ध्यान रखना होगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, यानी पहले से जो मार्केट में ड्रग चल रही है वो एग्जिस्ट ड्रग होगी, और उस एग्जिस्ट ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जो है यदि मोस्ट है, बढ़िया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो न्यू ड्रग बनाएंगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी इससे भी कहीं ज़्यादा बेटर हो, तो हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग फॉर डिटरमाइनिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट अब हम न्यू बना रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी के साथ साथ में उस ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को भी हम जो है डिटरमाइन करेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। अब है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सिपेंट्स पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स पॉसिबिलिटी ड्रग ऑफ द एफिकेसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग मैं ओरल रूट से दे रहा हूँ, है ना, और एक ड्रग मैं आईवी रूट से दे रहा हूँ। किससे दे रहा हूँ? आईवी रूट से। तो इन दोनों ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी आएगी उनको हमें कंपैरिजन करना है, और इनकी कंपैरिजन से जो बायो अवेलेबिलिटी हमारे सामने आएगी वो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी होगी। जैसे एरिया अंडर कर्व, जैसे ओरल रूट से हमने दिया और उसका एरिया अंडर कर्व हमने निकाल लिया, ये लो। इसके बाद में है आईवी रूट से हमने इसको दी, उसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। इसका आईवी रूट से हमने दिया तो इसका एरिया अंडर कर्व इस तरह से आएगा, ये होगा। इसके बाद में हमने ड्रग को आईवी रूट से दी है ना, तो कितनी डोज दी है? मैं कहता हूँ 100 mg दी है, तो 100 mg ड्रग यहाँ आपको जो है लिखेंगे, और एक ओरल रूट से दी है उसकी डोज क्या है, तो हमारे सामने एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी निकल के आ जाएगी। यानी एरिया अंडर कर्व ओरल, और यहाँ AC IV है, यानी कोई भी ड्रग जो ओरल रूट से दे रहे हैं उसका एरिया अंडर कर्व लिखना है। उसके बाद में IV रूट से ड्रग को दे रहे हैं उसका एरिया अंडर कर्व होगा, और डोज जो है वो IV यहाँ लिखनी है, और ओरल रूट से डोज दे रहे हैं वो यहाँ लिखनी है। तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी।
अब हम ये भी जानते हैं कि IV रूट से यदि हम कोई किसी ड्रग को दे रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100%। बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100%। और अब एक ड्रग जो हम ओरल रूट से दे रहे हैं और IV रूट से दे रहे हैं और दोनों की डोज बराबर हो, यानी हम कह सकते हैं कि ओरल रूट से ड्रग हमने दी और यहाँ IV रूट से दी, दोनों की ड्रग यदि बराबर हो तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो इसके बाद में एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड होगी, एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन AUC IV। और यहाँ मैं कहूँ बायोअवेलेबिलिटी जो है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी 1 आ जाए, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी 1 आए तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 100% होगी। यानी वहाँ टारगेट साइट पर ड्रग कितनी प्रोवाइड हुई है, 100% प्रोवाइड हुई है। और एब्सोल्युटली यदि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें यानी परसेंटेज में निकालें तो ये 100 आएगी। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी यदि 100% आती है तो वो ड्रग टारगेट साइट पर कंप्लीटली वहाँ एब्जॉर्ब होगी। जबकि यहाँ बायोअवेलेबिलिटी की बात करें, यदि 1 आती है जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो बायोअवेलेबिलिटी 1 आने का मतलब है कि वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो वहाँ 100% होगी। एक जो है वो होती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी के लिए देखो क्या होता है, कोई भी टैबलेट है और एक टैबलेट है, मैं इस टैबलेट को बोलता हूँ अमोक्सिलिन टैबलेट है हमारे पास, और अमोक्सिलिन टैबलेट को जो है 2 कंपनियाँ बनाती हैं, एक सिप्ला और एक रैनबैक्सी। और दोनों टैबलेट की जो है हमने बायोअवेलेबिलिटी स्टडी की और दोनों टैबलेट की बायोअवेलेबिलिटी और इफेक्टिवनेस जो है दोनों की सेम आती हैं। तो इन ड्रग को हम क्या बोलते हैं, बायो इक्विवेलेंट। और बायो इक्विवेलेंट ड्रग है और एक टैबलेट जिसमें सेम साल्ट होंगे, टैबलेट बनाने वाली कंपनियां अलग अलग होंगी लेकिन ये बायो इक्विवेलेंट कहलाएंगी। अब मुझे रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें 2 प्रोडक्ट लेने होंगे जिसको हम कहेंगे, एक तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और एक होगा जिसको हम कहेंगे टेस्ट प्रोडक्ट। जैसे मैं कहता हूँ कि अमोक्सिलिन टैबलेट है और अमोक्सिलिन टैबलेट को बनाने वाली कंपनियां मार्केट में हज़ारों होंगी, लेकिन हम 5 कंपनियों की कंपेयर करते हैं और यहाँ अमोक्सिलिन टैबलेट की बायोअवेलेबिलिटी एक कंपनी की 80% है और एक की 75 है और एक की जो है 85% है। तो आप बताइए जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी उस ड्रग की इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं अमोक्सिलिन टैबलेट की जिसकी मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी बना रही है कंपनी, वो बेटर बायोअवेलेबल यानी बेटर प्रोडक्ट होगा। और मार्केट में जिसकी बायोअवेलेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ज़्यादा है वो मार्केट में ज़्यादा चलेगा। तो 85% वाली जो बायोअवेलेबिलिटी वाली जो ड्रग है अमोक्सिलिन कंपनी बना रही है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी इस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की हम जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की टेस्ट प्रोडक्ट से कंपेयर करना ही रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये ड्रग मेरे पास है, इस तरह से कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और इसकी बायोअवेलेबिलिटी मैं कहता हूँ इस तरह से आती है, और एक जो प्रोडक्ट हम नया बना रहे हैं और ये हमारे पास टेस्ट प्रोडक्ट है, इसकी एरिया अंडर कर्व जो है वो किस तरह से आएगा, उसका एरिया अंडर कर्व जो है वो इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट की क्या होगी, कंपेयर करेंगे, जिसमें देखो AUC एरिया अंडर कर्व होगा। इसके बाद में डोज आपको पता होगी कि टेस्ट प्रोडक्ट है उसकी डोज कितनी ले रहे हैं, जैसे मैं कहूँ 500 mg और इस प्रोडक्ट की डोज कितनी ले रहे हैं 500 mg। तो आप बताइए 500 दोनों यहाँ का क्या होंगे, कट जाएंगे। तो AUC टेस्ट और यहाँ से निकल के ये रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी हमें मिल जाएगी। और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी जो है मैं कहता हूँ किसी प्रोडक्ट की 1 आती है और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी किसी प्रोडक्ट की 1 आती है, इसका मतलब जो है बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 100% है, लेकिन यहाँ बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 100% नहीं होगी। क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दे रहे हैं और हमने इस ड्रग को 100 mg दी और 100 mg देने के बाद ये मैं कहता हूँ कि 70% जो है वो बायोअवेलेबिलिटी है, तो इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 70% है, तो इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी जो है 70% मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि इन ड्रग को हमने रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में कंपेयर किया एक टेस्ट प्रोडक्ट से, टेस्ट प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से,
तो यहाँ इसकी बायोएबिलिटी 100% नहीं हो सकती, इसकी बायोएबिलिटी जो कितनी होगी 70% हो सकती है मैक्सिमम, है ना। इनको हम कंपेयर करके जो है स्टडी करते हैं। जैसे रेंज ऑफ बायोएबिलिटी को हम इंडिकेट कर रहे हैं 0 से 1। अब मैं कहता हूँ कोई प्रोडक्ट मेरे पास में है और इसकी बायोएबिलिटी 1 है, तो मैं कहूँ इसकी एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी कितनी होगी, एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी यानी हम कह सकते हैं इसकी 100% है, यानी इसकी बायोएबिलिटी 100% है। और इसकी यदि रिलेटिव बायोएबिलिटी 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उसकी एब्जॉर्प्शन 100% हो सकता है लेकिन बायोएबिलिटी उसकी 100% नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो हमने टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में कंपेयर किया है उसकी बायोएबिलिटी 70% है, तो इसकी भी 70 से ज़्यादा नहीं जा सकती। तो ये क्या है आपस में, बायोएबिलिटी जो है एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी और रिलेटिव बायोएबिलिटी से हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। और इसके बाद में ये देखो आप यहाँ लिखा हुआ है एन एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी ऑफ 1 इंडिकेट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ 100% और रिलेटिव बायोएबिलिटी ऑफ 1 implies that the bioavailability of a drug from both formulation is same but it does not means that drug is 100% absorbed। यानी उसकी बायोएबिलिटी को रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन 100% हो सकती है लेकिन बायोएबिलिटी वहाँ 100% नहीं होगी, वहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने 70% आपको बताई है। और बायोएबिलिटी ऑर्डर जो है वो आपको सबको पता है कि जो है सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा बायोएबिलिटी होती है, इसके बाद में सस्पेंशन, इसके बाद में कैप्सूल, फिर टैबलेट और फिर कोटेड टैबलेट। और बायोएबिलिटी का फॉर्मूला जो है आपके सामने ये भी होता है, एरिया अंडर कर्व ओरल से और फिर आई रूट से 100, ये बायोएबिलिटी आपके सामने निकल के आ जाएगी। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।